ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से आके ASP.NET Core का। तो यहाँ से ASP.NET Core को क्लिक कर दिया मैंने और इसको मैं नाम देता हूँ EFDB डेमो के नाम से। ये प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ से जो मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा, क्योंकि हम MVC पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ से MVC सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ASP.NET Core का वर्जन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको इसको अनचेक करना है कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। उसके बाद आप इसको ओके कर दें तो आपके पास जो है यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद, क्योंकि हम अभी जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो है कोड फर्स्ट, तो कोड फर्स्ट में सबसे पहले हमें जो है क्या बनाना होगा, हमें मॉडल क्लासेस चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम अपनी मॉडल क्लासेस जनरेट करवाएंगे। सो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले मॉडल क्लासेस स्टार्ट करने से पहले भी आपको, क्योंकि जो है ना कनेक्टिविटी करनी है विद डेटाबेस, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। तो ASP.NET Core, चूँकि आपको पता है .NET फ्रेमवर्क कोर जो है वो एक न्यू वर्जन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो एंटिटी फ्रेमवर्क का वर्जन भी हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करेंगे। तो आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप न्यूगेट पैकेजेस में जाएंगे और न्यूगेट पैकेजेस में जाके आप यहाँ से ब्राउज करें, एंटिटी लिखें। जैसे ही आप एंटिटी लिखेंगे तो आपके पास देखें ये आ गए वर्जन्स। आपको इस पे सिलेक्ट करना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और यहाँ से आपको जो वर्जन सिलेक्ट करना है, आप .NET Core का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वही आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का वर्जन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे 2.2.6, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ से ही हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ के अंदर आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से डिपेंडेंसीज़ पे जाते हैं और यहाँ से न्यूगेट पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो Microsoft.Entity Framework Core वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा कि हमने इससे पहले जब पढ़ा था MVC के अंदर, तो MVC के अंदर जो हमारा नेम स्पेस यूज़ हो रहा था वो क्या था, system.data.entity framework, जिसके अंदर हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड होता था। बट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही चेंज नेम स्पेस है। यहाँ पे जो आप नेम स्पेस इस्तेमाल करते हैं वो है Microsoft.Entity Framework Core, यानी अब आपका जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है वो किसके अंदर मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट के नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हम आएंगे अपने मॉडल्स के अंदर और राइट क्लिक करके हम एक मॉडल जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऐड पे क्लिक किया, क्लास दे दी यहाँ पर। क्लास देने के बाद और यहाँ पर इस क्लास को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, एम्प्लॉयज़ या जो भी हम जिस जो है मॉडल का एंटिटी का डेटा रखना चाहते हैं उस नाम से हम अपनी मॉडल क्लास जनरेट कर लेंगे और उस मॉडल क्लास के अंदर फिर यहाँ पर आके हम अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देंगे, जो जो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। सो मैंने कहा भाई हमें एम्प्लॉय ID रखनी है तो मैंने इसको EMP ID का नाम दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हमें जनरेट करनी है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है तो मैंने यहाँ पर EMP नेम दे दिया। इसके बाद मैंने कहा इसकी जो मुझे डेटा टाइप रखनी है वो होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जब आप इसको डेटाबेस में ये बनेगी तो यहाँ पर varchar इस्तेमाल होगा। हमने कहा एम्प्लॉय का लास्ट नेम हमें स्टोर करना है तो हमने यहाँ पर इस नाम से एक प्रॉपर्टी बना दी और फिर हमने कहा भाई हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो मैंने कहा EMP DOB और यहाँ पे जो डेटा टाइप हमें यूज़ करनी है वो है डेट टाइम। इसके बाद यहाँ पर आके हमने कहा DOJ का मतलब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, कि एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया है हमारी कंपनी को, तो वो भी हम किस में स्टोर कर रहे होंगे, डेट टाइम में। और इसके साथ साथ यहाँ पर आके हमें एक और चीज़ स्टोर करनी है। वो क्या स्टोर करनी है, वो हमें यहाँ पर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन स्टोर करनी है तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। मैंने कहा स्ट्रिंग और एम्प्लॉय यहाँ पर मैंने कह दिया डेजिग्नेशन। तो ये हमने यहाँ पर आके मॉडल प्रॉपर्टीज़ जनरेट कर ली। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ यूज़ करनी है एनोटेशंस। तो एनोटेशंस हम कैसे लगाएंगे, तो एनोटेशन के लिए वी विल यूजिंग system.componentModel.data एनोटेशन की हम क्लास यहाँ पे यूज़ करेंगे।
सबसे पहले आके हमें यहाँ पे बताना है कि ये हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है डेट इज आवर की एट्रीब्यूट, ये हमारा क्या है, की एट्रीब्यूट है, तो इसके ऊपर हमने की लगा दिया। बाकी एक एनोटेशन हमारे पास यूज होती है रिक्वायर्ड। अगर हमें सारी फील्ड, जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं लाजमी, उनके साथ हम क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड लगा दिया, तो तकरीबन मैंने सबके ऊपर यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया कि जब तक हम सारी वैल्यूज नहीं देंगे तब तक हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा भाई यहाँ पर हमें जो है ना एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में हम यूज कर रहे हैं नेम। हमने कहा कि डेटाबेस में चाहे इसका नाम EMP लास्ट नेम आ रहा हो, बट यहाँ पर हम फॉर्म के ऊपर यूज करना चाहते हैं फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आ जाए, फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और ये मैंने सब पे लगा दिया। मैंने कहा इधर आ जाए हमारे पास फर्स्ट नेम की जगह लिखा हुआ है लास्ट नेम, यहाँ पर DOB की जगह लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाए डेट ऑफ ज्वाइन। तो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया डेट ऑफ ज्वाइन, और लास्ट में ये डेजिनेशन पे हम यहाँ पर दे देते हैं कि डेजिनेशन की जगह यहाँ पे EMP डेजिनेशन की जगह लिखा हुआ है डेजिनेशन। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्योंकि हमें सिर्फ डेट यूज करनी है, हमें डेट टाइम नहीं चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे एक और एनोटेशन यूज करनी है हमें डेटा टाइप की, कि हम यहाँ पर इसकी डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे। और डेटा टाइप हमारे पास हम क्या यूज करने वाले हैं, डेट यूज करने वाले हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन जो है उस पर भी हम यहाँ पर डेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मॉडल के ऊपर हमने एनोटेशंस भी लगा दी, सब चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी। अब हमें पता है कि अगर हमें क्या करना हो कि हमें डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करनी होती है, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट फाइल का इस्तेमाल करना होता है, जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है, जिसके अंदर जो कि इनहेरिट होती है हमारे DB कॉन्टेक्स्ट फाइल से। और उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या डिफाइन करते हैं, हम अपने सारी मॉडल क्लास की एंट्रीज ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे बनाते हैं यूजिंग दी DB सेट। तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर आके ऐड करवानी है एक और क्लास, और इस क्लास के साथ आपको यहाँ पर आके इसको कोई भी नाम देना है। लेट सपोज मैंने इसको नाम दे दिया DB कॉन्टेक्स्ट, मैंने इसको नाम दे दिया इसको हम दे देते हैं EMP DB कॉन्टेक्स्ट। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, EMP DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये मैंने फाइल जनरेट कर ली। अब इसके अंदर सबसे पहला एक काम जो हमें करना है, यहाँ पे हमें मॉडल क्लास को कॉल करना है। तो पहले हम यहाँ पर नेम स्पेस कॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट का, और यहाँ से हम मॉडल्स ऐड करवा लेंगे। मॉडल्स ऐड करवाने के बाद यहाँ पे एक और जो नेम स्पेस हमें रिक्वायर्ड है, डेट इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का नेम स्पेस रिक्वायर्ड है। तो हम लिखेंगे यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एक तो हमें यहाँ पर इसको ऐड करवाना है। उसके बाद यहाँ पर आके हमें बताना है कि ये जो हमारी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास है, इट इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम द DB कॉन्टेक्स्ट फाइल। जो हमारी यहाँ पर कौन सी फाइल है, जो हमारी यहाँ पर ये वाली फाइल है, कौन सी फाइल मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ये हमारी जो हमारी DB कॉन्टेक्स्ट फाइल है, ये किससे इनहेरिट हो रही है, ये आपके पास यहाँ पर इनहेरिट हो रही है किससे, DB कॉन्टेक्स्ट फाइल से। उसके बाद अब यहाँ पे आके हम पहले एक क्या यूज करेंगे, पहले हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे हम पब्लिक, और ये हमारी क्लास किस नाम से, DB कॉन्टेक्स्ट, इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन की क्लास होती है, इसके अंदर हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फाइल का जो है ना रेफरेंस देंगे, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे बेस, और यहाँ पर आके हम ऑप्शंस पास कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन इस क्लास के अंदर ऐड करवानी है। ये लाइन ऐड करवाने के बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आपको लिखना है पब्लिक DB सेट। DB सेट के बाद यहाँ पर आप किसका नाम देंगे, अपनी उस क्लास का नाम देंगे जिसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास मॉडल क्लास का नाम क्या था, एम्प्लॉय, तो हमने एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एम्प्लॉयज के नाम से, और यहाँ पर हमने कर दिया गेटर सेटर।
सो यहाँ पर हमारी मॉडल क्लास भी बन गई और हमारी स्टूडेंट और एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है हमें अपनी स्टार्टअप फाइल में जाना है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं वो हमें स्टार्टअप फाइल के अंदर ऐड करवानी पड़ती हैं। चले अब हम जाते हैं स्टार्टअप फाइल के अंदर, और स्टार्टअप फाइल के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर सर्विसेज। जो सर्विसेज हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होती है, यूज़ करनी होती है, वो यहाँ पर हम ऐड करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्विस ऐड हुई हुई है ऐड MVC, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर MVC को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि हम यहाँ पर सर्विस यूज़ कर रहे हैं किसकी, MVC की। तो ये प्रोजेक्ट किस पे आपके पास बन रहा है, MVC अप्रोच पे बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये लिखना है कि यहाँ पर आप पहले एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग CS का, यानी यहाँ पर अब आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक सर्विसेज का हमारे पास ऐड DB कॉन्टेक्स्ट का मेथड होता है, उसके अंदर हमें इसको यूज करना होता है, तो हम उसके अंदर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हम पहले यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ताकि हमारे पास हम उधर ये वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। अब स्ट्रिंग CS को लिखने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि हम अगर MVC पे काम कर रहे होते थे तो हम यहाँ पे लिखते थे सबसे पहले डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स की जगह आपको यूज करना है सर्वर। क्या लिखना है, सर्वर, और सर्वर के बाद आपको अपने सर्वर का नेम बताना है जिसके अंदर आप ये डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास अगर मैं आपको सर्वर दिखा सकूं यहाँ पे SQL सर्वर, तो मैं यहाँ से SQL सर्वर को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि मेरे पास SQL सर्वर के अंदर जो मैं सर्वर का नेम है वो मेरे पास डॉट यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सर्वर के बाद क्या लिख दूंगा, डॉट लिख दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके अब मैंने सर नाम दे दिया डॉट, सही है, डॉट मेरा सर्वर का नेम हो गया। उसके बाद मुझे कीवर्ड यूज करना है डेटाबेस, और यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है कि भाई मैं किस नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ EF कोड DB के नाम से। किसके नाम से, EF कोड DB के नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। और इसके बाद क्योंकि मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह आपको यूज करना पड़ेगा ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन, और उसके बाद उसकी वैल्यू में आपको लिखना है ट्रू। उसकी वैल्यू में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ट्रू लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश कर ली है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको एक मेथड में पास करनी है जो कि सर्विसेज का मेथड है, पर उस सर्विसेज के मेथड के अंदर क्योंकि हमारा जो है मॉडल क्लास का रेफरेंस स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का रेफरेंस आएगा और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का भी मेथड इस्तेमाल होगा, तो इस वजह से हमें पहले वो दो नेम स्पेस यहाँ पर भी ऐड करवाने पड़ेंगे। पहले तो यूजिंग करके हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है, EFDB डेमो डॉट मॉडल्स, उसके बाद यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये दोनों भी हमें ऐड करवाने हैं नेम स्पेस। इसके बाद यहाँ पर आके अब हम लिखेंगे सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास DB कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर आप अपनी कॉन्टेक्स्ट फाइल का रेफरेंस देंगे। तो हमने कॉन्टेक्स्ट फाइल किस नाम से बनाई थी, हमने बनाई थी यहाँ पर EMP DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इसका रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर आके हम ब्रैकेट को ऑन करेंगे, यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑप्शन, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑप्शंस डॉट, और यहाँ पर एक मेथड है यूज SQL सर्वर। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कि हम जो कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, SQL सर्वर के थ्रू, और यहाँ पर हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का जो वेरिएबल यहाँ पे अभी डिफाइन किया था वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक हमने ये सारे स्टेप कर लिए, बट अभी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई है, हमारे पास अभी
डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई है। तो अब हमें डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें न्यूगेट पैकेजेस के अंदर हमारे पास इधर लिखता है पैकेज मैनेजर कंसोल मिलता है, जिसके ऊपर हमें 2-3 कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी। अब वो कमांड्स हम किधर लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, नीचे देखें पैकेज मैनेजर कंसोल। अगर आपके पास ये पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप टूल्स में जाएंगे और टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे न्यूगेट पैकेज मैनेजर है, इसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल का ऑप्शन होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास यहीं पे आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। जिसको जैसे ही ऐड करूँगा, आप यहाँ पर देखें ये मुझे ऐड दे रहा है कि आप यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप कर सकते हो। अब सबसे पहली कमांड जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है ऐड माइग्रेशन। नाउ व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इस तरह समझें, जब भी हम कोई मॉडल के अंदर यानी डेटाबेस का कोई भी काम करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट में माइग्रेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइग्रेशन। अब क्या होगा कि जब मैं माइग्रेशन हेड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, माइग्रेशन फाइल बना देगा जिसके अंदर ये मॉडल क्लास से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। और आपको माइग्रेशन फाइल के अंदर दो जो है ना मेथड प्रोवाइड करेगा, एक अप और एक डाउन का। तो इसको हम समझते हैं कि भाई पहले मैंने लिखा ऐड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ऐड माइग्रेशन। इसके बाद हमें माइग्रेशन को कोई नाम देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया भाई इनिशियल डीबी सेटअप, ये मैंने क्या नाम दे दिया, अपने माइग्रेशन का नाम दे दिया है कि इनिशियल डीबी सेटअप। मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने काम स्टार्ट किया था और पहली माइग्रेशन में ये काम हो रहा है। तो अब इस माइग्रेशन के अंदर अभी एक मॉडल क्लास का रेफरेंस होगा। कल को अगर मेरी डेटाबेस के अंदर कभी भी कोई चेंज आएगा, जैसे मैंने नई मॉडल क्लास बनाई या किसी मॉडल क्लास के अंदर कोई फील्ड ऐड कराई, तो मैं फिर से उसकी माइग्रेशन फाइल ऐड करवाऊंगा। जब जब कोई भी चेंज आएगा मैं माइग्रेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माइग्रेशन। और फिर उस माइग्रेशन के थ्रू मैं डेटा कहाँ पे पहुंचाऊंगा, अपनी डेटाबेस के अंदर चेंजेस करवाऊंगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। ऐड माइग्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन फाइल्स जनरेट करके दे देगा। ओके, हमारे पास एक इशू आ गया है, अनेबल टू रिजॉल्व सर्विस फॉर टाइप। तो देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर हमें अपनी DB क्लास कॉन्टेक्स्ट क्लास का रेफरेंस देना था, तो यहाँ पर मैंने DB कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये मिस्टेक है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा EMP। यहाँ पर EMP लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन ये वाली जो कमांड है ऐड माइग्रेशन, इसको फिर से रन करूँगा और अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और माइग्रेशन यहाँ पर आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें अब जैसे ही आपने माइग्रेशन आपके पास सक्सेसफुली बन गई तो यहाँ पे माइग्रेशन फाइल एक ऐड हो गई है। और इसके अप वाले मेथड में ज़रा सा आए तो इसको समझें। तो अप वाले मेथड में लिखा हुआ है कि आप एक क्या बना दें, टेबल बना दें एम्प्लॉयज़ का। उसके अंदर ये सारे कॉलम्स होने चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, DOB डेजिग्नेशन, और उसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लगा दें, कौन सा, यहाँ पे प्राइमरी की का, और उसका नाम क्या हो, PK_employees, यानी एक प्राइमरी की भी बनानी है। यहाँ पे क्या बनानी है, प्राइमरी की भी बनानी है। तो जब जब आप कोई माइग्रेशन रन करेंगे तो माइग्रेशन आपको ये माइग्रेशन फाइल रन करके देगा। और इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर एक डाउन मेथड है और डाउन मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप टेबल। यानी आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही आपने माइग्रेशन रन की है, अगर आप चाहते हो कि ये माइग्रेशन आपके पास खत्म हो जाए, यानी ये माइग्रेशन जो हमें अभी लिखी है ये खत्म हो जाए, तो आपके पास आप यूज करोगे कमांड रिमूव माइग्रेशन। क्या यूज करोगे, रिमूव माइग्रेशन। जब आप रिमूव माइग्रेशन यूज करोगे तो इससे क्या होगा, आपके पास माइग्रेशन जो अभी आपने बनाई है वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। अभी तक जब तक आपने माइग्रेशन बनाई है तो माइग्रेशन बनाई है, लेकिन अभी तक हमारी डेटाबेस में कोई आपके पास ऐड नहीं हुआ है ना, हमारे पास कोई डेटाबेस ऐड हुई है। अगर हम यहाँ से SQL सर्वर में जाते हैं और डेटाबेस में जाके देखें तो यहाँ पर उस नाम से कोई डेटाबेस अभी भी जनरेट नहीं हुई है। अगर आप इस माइग्रेशन के अगेंस्ट में, माइग्रेशन सही हो गई है, तो इसके बाद आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करनी है, आप लिखेंगे अपडेट डैश डेटाबेस की कमांड लिखेंगे और इसको रन करेंगे। ये कमांड आपके पास बेसिकली क्या करेगी, डेटाबेस क्रिएट करके देगी। अगर आपने सब कुछ सही लिखा होगा तो इस कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास
एम्प्लॉयज़ का जो आपका टेबल है वो जनरेट हो जाएगा कहाँ पर, आपके डेटाबेस के अंदर। देखो कोई एरर नहीं आया है, और यहाँ पर इसने आपको बताया कि इसने ये देखो पूरी आपके पास क्यूरी भी लिख के दे दी है कि इस तरह से इसने जो है ना क्या बनाई है, डेटाबेस की क्यूरी रन करी है। अगर अब आप यहाँ पर आएँ और आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करवा दें, तो हमने बनाई थी किस नाम से, EF कोड DB के नाम से। तो देखें EF कोड DB के नाम से डेटाबेस ऐड हो गई। ऐड होने के बाद हम यहाँ पे टेबल्स में आए तो हमारे पास दो टेबल्स बने। एक एम्प्लॉयज़ का टेबल बना है जिसके अंदर हमारी एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर जो जो चीज़ें हमने रखी हैं वो ऐड हो गई हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास एक माइग्रेशन का टेबल बना है। माइग्रेशन के टेबल के अंदर दो कॉलम है, माइग्रेशन ID और दूसरा है प्रोडक्ट वर्जन। सो नाउ व्हाट इज माइग्रेशन ID और आपके पास ये प्रोडक्ट वर्जन का मतलब क्या होता है। अगर मैं राइट क्लिक करके इस आपके पास इस टेबल का आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आप यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पे एक माइग्रेशन ID है, ठीक है, कि माइग्रेशन पहली माइग्रेशन आपने अभी चलाई थी, और अंडरस्कोर इनिशियल DB सेटअप। ये इनिशियल DB सेटअप कौन सा नाम है, जब मैंने माइग्रेशन ऐड करते वक्त नाम दिया था। अब मैंने कहा भाई मेरे पास मुझे डेटाबेस जो हमारा बन गया है ना एम्प्लॉय का टेबल, उसके अंदर से एक कॉलम हटाना है, तो मैं मॉडल से जाके वो कॉलम रिमूव करूंगा और एक नई माइग्रेशन लिखूंगा, मतलब एक नई माइग्रेशन बनाऊंगा। तो जब मेरी माइग्रेशन अपडेट हो जाएगी तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे होगा। माइग्रेशन से आपको क्या पता चल रहा हो कि स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा होता है कि कब आपने कौन सी माइग्रेशन को हिट किया। और माइग्रेशन की फाइल कहाँ बन रही होगी, माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर। तो आप माइग्रेशन फोल्डर से जाके ट्रैक कर सकते हो कि किस वर्जन के अंदर आपने कौन से चेंजेस किए हैं। चलें, डेटाबेस हमारे पास बन गई है। अब अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप ये है कि हमें मॉडल के साथ हमें कनेक्टिविटी करवानी है, यानी हमें कंट्रोलर बनाना है। तो अब यहाँ पर हम चाहें तो हम यहाँ पे अगर हमें कोडिंग आती है तो हम यहाँ पर खुद का कंट्रोलर, अगर हमें डिफरेंट ऑपरेशन करने हैं, जैसे अगर हमें CRUD ऑपरेशन करने हैं तो हम सिंपली यहाँ पर एक कंट्रोलर बना सकते हैं और उसको क्या नाम दे सकते हैं, मतलब वो विथ व्यूज वाला हम बना सकते हैं, जिसके अंदर खुद ही हमारे पास CRUD एप्लीकेशन बनकर आ जाएगी। और अगर हमें कोई एक्स्ट्रा स्टेप करना है तो उसके लिए हम अपना खुद का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ से हम ये थर्ड वाला MVC कंट्रोलर विथ व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, इसको यहाँ पर ऐड करवाएंगे। और यहाँ पे हम मॉडल क्लास बता देंगे। तो हमने कहा हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय की, और उसकी कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, DB कॉन्टेक्स्ट वाली। इसको हम यहाँ से ऐड करवा देंगे तो हमारे पास एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बनकर आ जाएगा और उसके साथ उस एम्प्लॉय कंट्रोलर के अगेंस्ट में व्यूज और मेथड्स भी बनकर आ जाएंगे। यानी अब हमारे पास एक CRUD एप्लीकेशन बनकर आ जाएगी जो कि एम्प्लॉय के टेबल के हिसाब से क्रिएट हुई होगी। ओके, सो ये देखिए हमारे पास कंट्रोलर आ गया है। अब इसमें अगर आप MVC के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि MVC के अंदर भी हम ऐसे ही काम करते थे कि पहले हम DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आकर हमने जैसे इंडेक्स के पेज, इंडेक्स का जो मेथड बना हुआ है उसके अंदर हमने यूज किया हुआ है context.employees.list async का मेथड यूज किया हुआ है। यानी अब हमारे पास जब हम इसका व्यू जनरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा होगा, एम्प्लॉय की लिस्ट आ रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स का मेथड बना हुआ है जिसके अंदर आपने पहले क्या किया है, फाइंड किया है एक स्टूडेंट बाय द ID। अगर वो हमें मिल जाता है तो हम उसको व्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और इसी के अगेंस्ट में फिर हमने क्या लिखा हुआ होगा, हमने यहाँ पर जो है ना एडिट और डिलीट के मेथड सारे डिफाइन किए हुए हैं। तो ये सारे मेथड्स की कोडिंग जो है वो MVC से सिमिलर ही है, बट थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज है। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पर व्यूज के अंदर जाते हैं। तो व्यूज के अंदर आप देखो तो एम्प्लॉयज के अंदर क्रिएट, डिलीट सारे व्यूज बनकर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इंडेक्स के अंदर जाते हैं और इंडेक्स वाले व्यू को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क कर रही है जिस तरह से हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो ये हमारे पास वेलकम पेज पे लिया है। अगर हमें कहाँ पर जाना है, स्टूडेंट के और एम्प्लॉय के पेज पे जाना है, तो यहाँ पर आके हम अपने कंट्रोलर का नाम दे देंगे एम्प्लॉयज। तो जैसे ही मैंने नाम दिया तो यहाँ पे ये मुझे कहाँ पर ले आया, यहाँ पर इसके इंडेक्स पेज पे ले आया।
तो अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, इस वजह से मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन आप ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये वही नाम आ रहे हैं जो हमने किसके थ्रू ऐड करवाए थे, डेटा एनोटेशन के थ्रू ऐड करवाए थे। अब यहाँ पर एक लिंक आ रहा है क्रिएट न्यू का, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके आपको अब ये बोला है कि भाई फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें। तो मैंने कहा यहाँ पे हम्माद और यहाँ पे अहमद दे दिया। डेट ऑफ बर्थ उसकी डिफाइन की, क्योंकि हमने डेट दी हुई थी वहाँ पे डेटा टाइप में, तो यहाँ पे ये कैलेंडर शो कर रहा है और यहाँ से अब ये आपके पास कैलेंडर दिखा रहा है। आप बैक जाके भी इससे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट करवानी है। मैंने यहाँ से ये दे दी, ज्वाइनिंग डेट मैंने आज की दे दी और डेजिग्नेशन में दे दिया ABC। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक एम्प्लॉय का डेटा हमारे पास ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसके एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखें एडिट पे आ रहा है और यहाँ पे मैंने कहा भाई इसकी डेजिग्नेशन कर देते हैं अकाउंटेंट। अब मैंने सेव किया तो आप देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन में ABC की जगह क्या आ गया, अकाउंटेंट आ गया। डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो डिटेल्स के पेज में आपको जिस स्टूडेंट की डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स दिखा रहा होगा। इसी तरीके से आप बैक टू लिस्ट में जाएंगे, अगर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि आप डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं। मैं अगर यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट, डिलीट और सारे CRUD ऑपरेशन एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास ASP.NET MVC के अंदर काम करते हैं। अब आते हैं कि भाई नेक्स्ट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें लॉगिन, साइन अप वगैरह अगर क्रिएट करना चाह रहे हो तो इसी तरीके से आप एक मॉडल क्लास बना दोगे यूजर की, जिसके अंदर आप क्या ऐड कर दोगे, यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड ऐड कर दोगे और उसके बाद आप क्या कर लोगे, लॉगिन के लिए अपना खुद का कोड लिख दोगे जिसमें आप यूजर को फाइंड करोगे बेस्ड ऑन दी यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर वो मैच कर जाएगा तो आप उसको डैशबोर्ड पे भेज दोगे। इसी तरीके से आप लॉगआउट का फंक्शन यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप सेशन को क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो आप इस तरह से ASP.NET कोर के अंदर क्या बना सकते हो, CRUD एप्लीकेशन बना सकते हो। अब आगे के नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कि हम यही CRUD एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से कैसे यूज कर सकते हैं।